तो आज से आपकी क्लास फिजिक्स जो है स्टार्ट की जाती है। ठीक है, आज से आपकी क्लास डेली कंटिन्यू होगी फिजिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आपके यूट्यूब पे क्लास जो होगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास एक जूम ऐप पर और आएगी। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे भी डिटेल में आपको समझाया जाएगा। जूम ऐप से क्या है, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप उन नोट्स से अपने फेयर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जूम ऐप से। तो जूम ऐप पे क्लास के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आपको कोर्स हमारा बाय करना होगा फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का कोर्स आपको बाय करना होगा। ठीक है, आप जूम ऐप पे एनरोल कर सकते हो। और कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर जूम ऐप के लिए ये वाला नंबर है। ठीक है, जूम ऐप से कांटेक्ट करने के लिए। तो आज की जो क्लास है वो आपकी फिजिक्स की पहली क्लास है, जो कि बिल्कुल बेसिक क्लास है। ठीक है, शुरुआत से फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी यूनिट फर्स्ट है उसके कुछ बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक, क्योंकि देखो पढ़ना सबको जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं पढ़ रहा हूँ दूसरे को ना पढ़ पाए। ठीक है, या दूसरा ना पढ़ पाए, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जिससे और जो हमारे साथी पढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसे लॉकडाउन में, ठीक है, तो वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी के साथ अपना शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो या जो भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उनके साथ आप शेयर जरूर किया करें। क्लासेस डेली आपकी लाइव होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। तो आज पूरा समझ लेते हैं क्लास में क्या क्या आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, उनमें सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा नोट्स में। आपके न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आज न्यू बैच ही है, पहला बैच स्टार्ट है। आपको यूट्यूब पर ही समय समय पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th की बैच स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है भाई, हाई स्कूल का बैच भी चलता है। ठीक है, हाई स्कूल की मैथ की और साइंस की क्लास चलती है। हाई स्कूल की मैथ की क्लास है जो यूट्यूब पर कंटिन्यू फ्री चल रही है डेली। ठीक है, शाम को 5 बजे। लेकिन हाई स्कूल की साइंस की क्लास कहाँ पे चल रही है, जूम ऐप पे चल रही है। ठीक है भाई, तो जूम ऐप वाली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, यूट्यूब वाली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आपकी भी आज जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको जूम ऐप पर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो जूम ऐप पर। ठीक है, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट्स को बना सकते हो। यहाँ पे आपके लिए समय समय पर एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी ली जाएगी। ठीक है, किसी एक दिन संडे को मतलब ऑनलाइन ही आपको यूट्यूब पर ही डाउट क्लास रखी जाएगी, जिसमें सभी आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा कि आवेश का, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है। मतलब क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो, और क्वेश्चन ये आया भी है आपके 3 नंबर में कि मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आवेश का क्वांटीकरण क्वांटीकरण या क्वांटा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन तो सभी लोग आप लिख ही लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, तो आंसर को समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुण में होता है। इम्पोर्टेंट है, निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज में होता है।
ठीक है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। अब भाई निश्चित या न्यूनतम पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि वो n का मान होगा। क्या का मान होगा, n का मान होगा। तो यहाँ पे सूत्र इंपोर्टेंट है, Q बराबर एन ई। ठीक है, तो आपका जो सूत्र है वो Q बराबर एन क्यू नहीं है, ठीक है, Q बराबर क्या है सूत्र, एन ई है। तो ये आपका जो सूत्र है वो आवेश का क्वांटीकरण है। आप इस सूत्र को आपके एग्जाम में ऐसे करके आता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, आंसर भी हमने समझा दिया है। एक बार फिर से देखते हैं, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण। मान के चलो एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ए से बी पे हमें आवेश का स्थानांतरण करना है। मतलब ए से आवेश कहाँ के लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। ठीक है, स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गणज में होता है। मतलब न्यूनतम आवेश होगा, ज्यादा अधिकतम आवेश नहीं होगा। निश्चित का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से हम 4 कूलम लेके गए तो यहाँ भी 4 कूलम हमें आवेश मिलेगा। ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये 4 है ना, 4 ये हमारा एन का मान होता है। क्या का मान होता है, एन का मान होता है। तो इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। ठीक है, या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था आपकी यूनिट फर्स्ट का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं है कभी भी, ठीक है, लेकिन बेसिक के तौर पर हमने ये बता दिया। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को लिए मिल सकता है कि कूलाम का नियम क्या है, इसे लिखो एवं सिद्ध करो। चलो एक बार मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, देखें सभी लोग क्वेश्चन क्या है। कूलाम का, क्वेश्चन लिखो सभी लोग, कूलाम का नियम, क्वेश्चन ऐसे आता है, कूलाम का नियम लिखो एवं सिद्ध करो। ये क्वेश्चन आता है, कूलाम का नियम लिखो एवं सिद्ध करो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं कि इसको आंसर में हमें कैसे लिखना होता है। ये देखो जरा, कूलाम के नियम में क्या कहा गया है कि इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम के द्वारा दिया जाता है। भाई कूलाम के नियम द्वारा पता ही नहीं चला इससे। ठीक है, तो कूलाम का नियम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है वो देखो जरा, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कार्य करता है। बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको मान के चलो, ये सब आपको मान के चलो नहीं लिखना, इतना आपको ये नहीं लिखना। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पूरे को हटा सकते हो। ठीक है, आप इसको भी हटा सकते हो। मैंने आप पूरी एक परिभाषा लिखा दी कि कूलाम के नियम की परिभाषा क्या, सिद्धांत क्या होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ये सीधी सी परिभाषा लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि इसका डेरिवेशन आपको कैसे सॉल्व करना है।
डेरिवेशन आप देखोगे जरा, तो इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो आपसे कथन में कहा गया है, कथन में ये कहा गया है कि लगने वाला बल मतलब है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में आपको लिखना होता है। ठीक है, परिभाषा आपने लिख ली होगी। अब देखो जरा कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो चित्र से थोड़ा सा समझोगे कि ये दो आपके बिंदु दिए गए, एक ए ले लिया हमने, एक बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने भाई मान लिया कि Q1 है और यहाँ पे क्या मान लिया Q2 है। इनके बीच की दूरी हमने मान ली भाई r² मान ली। कितनी मान ली इनके बीच की दूरी हमने? r² मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसे r मानोगे क्योंकि यहाँ भाषा में लिखा रहता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखो जरा कि चित्र आप बना सकते हो। ठीक है, साइड में चित्र भी आप बना सकते हो। आपको ये डेरिवेशन कैसे ड्राइव करना है वो आप समझो। देखो यहाँ पे कैसे, इसे आप दे सकते हो समीकरण नंबर 1, इसे दे सकते हो समीकरण नंबर 2। जैसा कि आपको यहाँ लिखा है समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। देखो ये समीकरण 1 आपको वो भी f के बराबर दिया है, समीकरण 2 वो भी f के बराबर दिया है। तो हमने क्या किया, f तो हमने लिखा एक बार, दोनों में से कॉमन, ये है Q1 Q2 और इनटू में 1 बटे क्या है r²। तो f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा r² आ जाएगा। जब भी यहाँ से आप समानुपाती के चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे एक आप नियतांक लोगे। नियतांक ले लिया हमने c, क्या ले लिया c, Q1 Q2 अपॉन r²। जो भी नियतांक आपने c माना है उसे आप लिख सकते हो, जहां c कूलम नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम आपका तरह तरह के माध्यम होते हैं। ठीक है, जैसे वायु। ठीक है, तो यहाँ पे जो c का मान होगा जो आपने माना है वो आपके माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कूलाम का नियम। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हो, हमने सिद्ध करके बता दिया कैसे आपको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि इस साल आपसे 2020 में पूछा जा चुका है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के रूप में। ठीक है, क्या पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देख सकते हो। क्या है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा? किसी धनावेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है ये। परिभाषा आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में। आज तो केवल बेसिक था, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके आए। कल से आपके डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। इनमें से आपके एग्जाम में क्या आएगा, जो कि एक कूलाम का नियम था, और क्या आएगा, ये विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये परिभाषा है किसी धनावेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र। धनावेश मान के चलो ये धनावेश है। ठीक है, इसके चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर, मान के चलो हम ऋणावेश को लेके आए, धनावेश के चारों ओर हम क्या लेके आए, ऋण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है। तो जो धनावेश है वो काय का अनुभव करेगा, विद्युत बल का। बल मतलब F का अनुभव करेगा। ठीक है, अनुभव करता है, क्या कहलाता है हमारा, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो जो उतना जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत आवेश होता है। भाई विद्युत क्षेत्र कहाँ कैसे हमें मिलेगा, तो आवेश होगा वही हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा, तथा इसका प्रभाव भी आवेश पर ही होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, आवेश पर इसका प्रभाव होता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी जो आपसे पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर आरोपित बल उन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो ऊपर परिभाषा थी आपकी विद्युत क्षेत्र की, ये जो परिभाषा है वो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम में 2-3 नंबरों में आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखोगे तो वो होता है E बराबर F अपॉन Q0। Q0 को हमेशा माना जाता है परीक्षण आवेश, कि मान के चलो आप कोई परीक्षण कर रहे हो, उससे आप क्या मानोगे, Q0 मानोगे, हमने कोई आवेश लिया है, ठीक है भाई। उसके बाद देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा, मात्रक और विमा ये आपके पूछ दिए जाते हैं रिक्त स्थान में। कहाँ पूछ दिए जाते हैं? रिक्त स्थान में। 2019 में आपसे पूछा भी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। उसके बाद इसकी विमा, मतलब इसका विमीय सूत्र आपसे पूछ दिया जाता है। विमा का मतलब विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र क्या होता है? M1 L1 T-3 A-1। ये आपको काय के लिए याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना होता है, ठीक है भाई। अगर एक बार में आपको क्लास समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है, क्लास जरूर समझ में आएगी। अच्छा, अब आपको क्लास भी डेली लेनी है। अगर मान के चलो आप ऐसे करते हो, आज क्लास ले ली, कल क्लास नहीं ली, तो फिर आपको कल वाली भी क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब आज वाली समझ में नहीं आ रही तो कल वाली भी नहीं आएगी। उसके बाद आपसे एक और पूछा जाता है ओटी में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट 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 राशि है, तो आपको भरना होगा कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दिशा बताती है, तो इसका मतलब जो राशियां दिशा बताती है वो राशियां हमारी कैसी होती है? सदिश राशियां होती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आपसे ये कहा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु की स्थिति के माध्यम की प्रकृति तथा स्रोत आवेश के मान पर निर्भर करता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको लिख लेने हैं, ठीक है, आपकी ये फेयर में नोट डाउन कर लेना है, जो कि आपको काम आएंगे, ठीक है भाई। ये सब जितने भी पॉइंट है ये सब आपके ओटीओ में काम आने वाले हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है लास्ट में, ठीक है, जो कि आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते समय आवेश को अल्प मात्रा में रखा जाता है। अल्प मात्रा का मतलब ये होता है कि आवेश को बहुत कम लिया जाता है। अगर आप कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, उसमें देखते हो कि कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, तो उसमें जो आप परीक्षण आवेश को, जो आप परीक्षण आवेश लेते हो, उसे बहुत अल्प माना जाता है, बहुत थोड़ा सा माना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, कम क्यों माना जाता है, उसके लिए भी हमारे पास आंसर है कि स्रोत आवेश अव्यवस्थित नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए हम मानते हैं कि जो स्रोत आवेश आ रहा है, जैसे कि मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी में जो आवेश फ्लो हो रहा है वो हमारा अव्यवस्थित ना हो, मतलब वो हमारा, मतलब जैसे कि मान के लो कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत तेज लाइट आ जाती है तो एकदम फाल्ट सा हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा अव्यवस्थित ना हो, इसकी वजह से हम इसे अल्प मात्रा में लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे मतलब क्या है? मतलब तुमने आप देखा होगा कभी कभी स्ट्रिप वायर में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपरिवर्तित है, मतलब कम होती रहती है लाइट, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, ऐसा रहे, जिससे क्या हो, जिससे अपन जो प्रयोग कर रहे हैं, अपन जो मापन कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कुछ काम का है आपका, जैसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर आरोपित बल, ये सूत्र आपके बहुत काम आएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर, अब विद्युत क्षेत्र है तो वहां बहुत सारे कण घूम रहे होंगे, ठीक है, जैसे मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे कण, धूल के कण मान लो गमन कर रहे होंगे, ठीक है, इधर उधर घूम रहे होंगे, उन पर जो बल लगता है उस बल का मान कितना होता है? F बराबर QE। ये बहुत काम का सूत्र है भाई, ठीक है, ये इंपोर्टेंट सूत्र है, ओटी में आया है बहुत बार आपके, ठीक है। उसके बाद आपका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? धनावेशित कण होने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर कण आपके धनावेशित है तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा अगर कण आपके ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा आपका? तो विद्युत बल आपका जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। सपोज दैट मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी है, देखो जरा आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, ठीक है, देखो मैं अभी एक बार और से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। F बराबर सूत्र आपको पता है QE वेक्टर होता है, ठीक है, यहां से हमने देखा अगर कण आपका कैसा है? पॉजिटिव है, और यहाँ पे ले लो अगर कण आपका कैसा है? नेगेटिव है, दोनों कंडीशन ले ली हमने। अब देखो जरा, अब अगर आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, इस साइड है और पॉजिटिव कण है तो बल भी आपका इस साइड ही लगेगा, क्योंकि जो अभी परिभाषा में आप पढ़ के आए हो, ठीक है।
अब अगर मान के चलो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ऐसी है, तो बल आपका कैसे लगेगा, तो बल आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, ये तो होगी भैया आपकी कौन सी डायरेक्शन, ये होगी आपकी सेम डायरेक्शन, ये होगी आपकी कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिंदु आवेश वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब ये जो क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि आपसे ये कहा गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये भी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सारी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है, इसका आंसर क्या है भी, एक स्रोत आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है हमें। ठीक है, पहले तो हमने भाषा लिखी, उसके बाद हमने बनाया चित्र। ये हमने ले लिया एक आवेश Q, ये हमारा स्रोत है, यहाँ से बिंदु P पर गए, ये बिंदु P है हमारा, कितनी दूरी ली हमने, r ली। इस पर परीक्षण आवेश अभी बताया था, कितना मानोगे, Q 0 मानोगे। ठीक है भाई, सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हो, कूलाम के नियम में पढ़ चुके हो कि आपने क्या पढ़ा है। कूलाम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है भाई कि F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से पढ़ा है आपने, F बराबर होता है C Q1 Q2 अपॉन C Q1 Q2 अपॉन, तो आपने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, F वो मतलब F बराबर आपने पढ़ा है, यहाँ पे क्या पढ़ा है, F बराबर C Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपने Q1 Q2 तो नहीं माना है, आपने क्या माना है, एक माना है आपने कैपिटल Q, एक माना है आपने Q0। तो सूत्र को भी उसी के अनुसार बदला जाएगा, कैपिटल Q Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने लिख दिया भाई, आर वेक्टर हमेशा दिशा बताता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपने एक सूत्र और पढ़ा है, जैसे कि अभी आप विद्युत क्षेत्र में पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो, जरा सभी लोग बताएंगे कि आपने पढ़ा है भी F बराबर QE, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, Q तो नहीं लेंगे, Q0 लिया जाएगा, क्योंकि आपने परीक्षण आवेश क्या माना है, Q0। तो यहाँ पे अगर मुझे ये बताओ E की वैल्यू निकालते हो, E बराबर क्या ये नहीं आएगा आपका F बटे Q0, देखो जरा, यही तो आपको लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा। अब यहां से आपको करना क्या है, तो यहां से आपको पता क्या करना है, आप यहाँ पे F का रखोगे मान, क्या रखोगे आप यहाँ पे F का मान, देखो मैं रख के बताता हूँ। ठीक है, तो देखो E बराबर F का मैंने मान रखा, जो कि आपको कितना पता है, आपका मान C कैपिटल Q स्मॉल Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा Q0 बटे वाला। देखो Q0 से तो Q0 आपका हट जाएगा सीधा सीधा, तो क्या बचेगा, C बचेगा, Q बचेगा, आर स्क्वायर, C बचेगा, Q बचेगा, आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर यहाँ बचा था, तो आर वेक्टर यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ मान में जब रखोगे तब। ठीक है, ये आर एकांक सदिश है भाई। ठीक है, जो कि आपको मैथ में समझने के लिए मिलेगा, यहाँ भी समझा जाएगा। तो ये भाई आपका जो सूत्र बन के आया है E बराबर, ये सूत्र ही आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और कभी ऐसा नहीं सोचा करें कि मतलब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं दूसरों को ना पढ़ दें, आप शेयर भी अपने दोस्तों के साथ किया करें। ठीक है, जिससे जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ सकें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है विद्युत द्विध्रुव। कुछ लोगों को यहाँ पे जो कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी जो आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, इन सारे क्वेश्चनों को आप एक नोट्स में बना के आप लिख लें। ठीक है, राइट कर लें इन सारे क्वेश्चनों को। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लास जूम ऐप पर भी होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत देता है, आप मुझे जूम ऐप पर बताएं, और जूम ऐप पर डिस्कस करने के लिए मैं क्लास लेके आता हूँ। ठीक है भाई, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, आप जूम ऐप पर मुझे डिस्कस करें। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन के आपके आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ये क्वेश्चन पता ना, ये हेडिंग भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आप 2020 का पेपर उठा के देखोगे, विद्युत द्विध्रुव उसमें पूछा गया है, इसी साल का पेपर। ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते इनमें से।
क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट लिए हमने, एक भी एक्स्ट्रा हमने लिया ही नहीं है, ठीक है, इसी वजह से। तो विद्युत द्विध्रुव की पहले देखो परिभाषा क्या है। दो बिंदुवत आवेश परस्पर परिमाण में समान होते हैं तथा प्रकृति में विपरीत हो, तब इस प्रकार बना तंत्र क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहां पे आपसे कहा गया दो बिंदुवत आवेश, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसे दे दिया ए नाम, इसे दे दिया बी नाम, परस्पर परिणाम में समान, इसे क्यों माना, इसे क्यों माना, समान है। प्रकृति में विपरीत हो, इसे प्लस मान लिया, इसे माइनस मान लिया। ठीक है, देखो दोनों पर आवेश तो समान है, Q और Q, लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, ये प्लस का है और ये काय का है, माइनस का है। तो इस प्रकार जो भी तंत्र बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। कुछ विद्युत द्विध्रुव के इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जरा वो भी आप देखोगे कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों की मध्य दूरी प्रायः अल्प रखी जाती है, मतलब बहुत ही कम दूरी होती है। सपोज दैट, मान के चलो, देखो कैसे करके, अगर बीच में अगर आप एक पॉइंट मानते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ए और यहाँ से लेके यहाँ तक की ए, टोटल मिला के आपको बीच की दूरी कितनी रखनी होती है? 2a। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द्विध्रुव के द्विध्रुवागुण को किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, इससे आपका एक सूत्र बनेगा जो कि आपको कल की क्लास में बहुत काम आएगा, क्योंकि कल आपकी क्लास में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल की क्लास में आपको, कल की क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हैं, इस साल भी क्वेश्चन आया है। तो दूसरे पॉइंट को जरा देखोगे आप कि द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को किसी एक आवेश के परिमाण, तो यहाँ पे देखो किसी एक आवेश का परिणाम क्यों, उनकी मध्य की दूरी के गुणनफल, उनकी मध्य की दूरी कितनी ले ली हमने? 2a के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखा जाता है? P से लिखा जाता है। तो ये आपको एक सूत्र बन के आ चुका है, ये बहुत काम आएगा आपके सूत्र कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू में 2a। ठीक है, ये आपके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चनों में ये आपके सूत्र काम आएगा भाई, और कल की क्लास में वही क्वेश्चन होंगे सारे जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो आप कल की क्लास को इग्नोर कर नहीं सकते, आपको क्लास जरूर लेनी होगी कल की। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट देखो, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ ऐसे करके आप लिख सकते हो कि P बराबर Q इंटू 2a। आप पॉइंटों को फेयर में नोट करोगे, ठीक है, बगल में सूत्र लिख लोगे जिससे आपको याद रहे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है वो समझो जरा। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यहां से लेके यहां तक के आपकी बन जाती है एक ओटी रिक्त स्थान वाली। कौन सी ओटी? रिक्त स्थान वाली। आपसे पूछा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण डॉट 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 राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश। दूसरी ओटी भी आपकी बन गई। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, मतलब ऐसे ओटी पूछी जाती है। देखो मैं लिख के बताता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, एक शब्द में आपसे पूछा जाएगा, कैसे करके आप बताओगे? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये आपसे एक शब्द में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, आज की क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज की क्लास आपकी बेसिक थी, इसलिए मैंने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है। अब सुनो, कल की क्लास में आपका क्या क्या होने वाला है। तो कल की क्लास में जो आपकी कल क्लास होनी है उसमें सारे ही आपके डेरिवेशन कराए जाएंगे, सभी डेरिवेशन कल की क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, सभी डेरिवेशन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। डेरिवेशन कौन कौन से? जो कि एक इस साल आया था, जैसे कि अच्छी स्थिति वाला एक आया था, ठीक है, निरक्षी स्थिति वाला कराया जाएगा, ठीक है, समांतर प्लेट वाला कराया, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 के। समांतर प्लेट कराया जाएगा, ठीक है, गॉस की प्रमेय कराई जाएगी, गॉस की प्रमेय, ठीक है, और
गॉस की प्रमेय कराई जाएगी, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और होता है समतल चादर वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आज कुछ हो चुके हैं, बाकी ये क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, जो अभी पहली बार क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो आप उन पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। नोट्स आप इनमें से लिख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन हैं।